मॉर्निंग, आदाब पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ईरम सफ्तर। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाजरीन, हम हमेशा ख़वातीन की हेल्थ पे बात कर रहे होते हैं क्योंकि ख़वातीन की हेल्थ का ख़ास ख्याल रखना उनके हस्बैंड की, उसके फादर की, उसकी भाइयों की, बिल्कुल ये एक ज़रूरी और बुनियादी जो है वो एक ज़रूरत है और उनका फ़र्ज भी है। क्योंकि जैसे हमने पूरे मार्च में ख़वातीन के दिन को सेलिब्रेट किया, ख़वातीन के राइट्स पे हमने बात की, अब ऑफकोर्स ख़वातीन की हेल्थ पे बात करना भी बहुत ज़रूरी है। स्पेशली वो ख़वातीन जो डिलीवरी के बाद एक डिप्रेशन में चली जाती है, पोस्ट डिप्रेशन में चली जाती है, जिसका तकरीबन किसी को भी नहीं पता होता, ना घर वालों को पता होता है, ना इवन के उस लड़की को भी नहीं पता चल रहा होता कि उसके साथ जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये थोड़ी चेंजिंग आ रही है, उसका क्या मकसद है। वो मतलब सडन रोना शुरू कर देती हैं या उनको लगता है कि सब लोग जो बच्चे को बहुत प्यार करे, उनकी टेक केयर नहीं करे। और इसके अलावा क्या जिनसी तौर पर भी कोई तब्दीलियां आ रही होती है, जिस्मानी तौर पर भी कोई तब्दीलियां आ रही है, यकीनन इस हवाले से भी बात करेंगे। इसके अलावा आज हम बात करेंगे मेनोपॉज के हवाले से, ये क्या है, या ये एक बीमारी है, या इसमें क्या क्या चीजें चेंज हो रही होती है। ये वो खवातीन जिनकी एज 45 या 55 हो चुकी होती है, जिनकी पीरियड्स नहीं हो रही होती, उसके बाद जिस्मानी तौर पे उनकी क्या तब्दीलियां हो रही होती हैं। इसके अलावा हम आज बात करेंगे क्या इस तरह की तब्दीलियां आपके ज़हनी या मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट कर रही होती हैं, ये नहीं कर रही होती। इस हवाले से बात करेंगे और इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हमारी बड़ी प्यारी मेहमान मौजूद हैं और जिनके पास वक्त बिल्कुल नहीं होता, लेकिन आज हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना खास वक्त हमें दिया है। मैं वेलकम करना चाहूंगी डॉक्टर रिहाना आमिर का, जो गायनाकोलॉजिस्ट है, लेप्रोस्कोपिक सर्जन है, रिबॉटिक सर्जन भी है और इस वक्त मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में अपनी खिदमात जो है बखूबी अंजाम दे रही हैं। मैं वेलकम करती हूँ डॉक्टर साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। इरम, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। और बड़ा अच्छा लग रहा है आज आपका और मेरा जो कलर है वो भी मैच जा रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे ये देख के भी। इसी से हम इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट है ना, हम बिल्कुल। डॉक्टर साहिबा, जैसे मैंने जिक्र किया मेनोपॉज का, ये है क्या? इसका तो नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा। अगर इसको आम जुबान में बताया जाए खवातीन को, ये क्या है, ये क्या वाकई कोई बीमारी है? मेनोपॉज एक बीमारी नहीं है कि नियरली 100% फीमेल ने इस प्रोसेस में से गुजरना है। ठीक है, ठीक है, एक नेचुरल प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। जैसे हम प्रेगनेंसी को कहते हैं कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है और फीमेल ने इसमें से गुजरना है, बिल्कुल मेनोपॉज भी एक ऐसा ही प्रोसेस है जिसमें से नियरली हर फीमेल में गुजरना है। इसलिए उसकी अवेयरनेस बड़ी जरूरी है। उसमें चंद एक प्रिकॉशंस हैं जो आपने लेनी होती है। सबसे पहली बात ये कि किसी भी फीमेल को मेनोपॉज की एज क्या है। मेनोपॉज की जो सिम्टम्स हैं फीमेल में, आमतौर पर औरतों में ये तस्वर किया जाता है कि जब उनकी माहवारी बंद हो जाएगी तो उसे मेनोपॉज कंसिडर किया जाएगा, जो कि 51 ईयर्स पे एज पे स्टार्ट होती है। लेकिन माहवारी बंद होने के साथ मेनोपॉज के अलामात शुरू नहीं होती। मेनोपॉज की अलामात 51 ईयर से तकरीबन 10 इयर्स बैक शुरू हो जाती है। समझ लें आपके कुछ फीमेल्स को 45 पे, कुछ को 46 ईयर ऑफ एज पे, हालांकि तब उनकी माहवारी ठीक आ रही होगी, लेकिन उनको मेनोपॉज की अलामात शुरू हो जाती हैं। वो फिर उनको समझ नहीं आती कि उनको ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे हैं। तो उसके लिए आम सिम्टम्स होते हैं इसमें आमतौर पर पेशेंट को चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है, पेशेंट का एटीट्यूड में चेंजेस आ रहे हैं। अच्छा, एटीट्यूडल चेंजेस, इरिटेबिलिटी है, कंपैरेटिवली शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाती है फीमेल, सडनली उनको स्वेटिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, जैसे फीमेल को उसे कहते हैं हॉट फ्लैशेस, लाइक फीमेल को फील होता है कि जैसे एकदम मुझे गर्मी लगी और बाद में एकदम सर्दी की फीलिंग, और ये पूरा सिर्फ 1 to 2 मिनट का प्रोसेस होता है। और ऐसा बार बार फील होता है, जैसे मतलब 2 आवर्स बाद, 3 आवर्स बाद। इंटरमीडिएंट है। फीमेल्स आमतौर पर मेनोपॉज के साथ, जो कि तब माहवारी आ रही होती है, वो समझती नहीं कि इसका कोई ताल्लुक है। वो आमतौर पर फिजिशियन के पास चले जाते हैं इन सारी, जिसके लिए उनके बड़े वर्कअप होते हैं, लाइक थायराइड के फुल बॉडी टेस्ट होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही होती। इसलिए फीमेल का बड़ा जरूरी है कि वो इस चीज को खुद ही समझे, ताकि उनको पता हो कि जी ये अलामात है और इनके लिए हमने ये करना है। फीमेल में कंपैरेटिवली बोन पेन स्टार्ट हो जाती है। 35 के बाद फीमेल में कैल्शियम नहीं बनती, सही नया कैल्शियम नहीं बनेगा। एक्चुअली जो कैल्शियम आप यूटिलाइज करोगे वही बॉडी में यूज होगा। इसलिए 35 के बाद रिकमेंडेशन यही है कि जी आप कैल्शियम इंटेक अदरवाइज बढ़ा दें, डाइटरी इंटेक भी और अदरवाइज भी, जैसे आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स यूज करें। मेनोपॉज में फिर एकदम जो मेनोपॉज एक्चुअली हम कहते हैं किस चीज को है, मेनोपॉज ये कि आपकी बॉडी का एस्ट्रोजन डिक्लाइन करना शुरू कर गया। एस्ट्रोजन एक पर्टिकुलर हार्मोन है जिसका फेमिनिज्म से ताल्लुक है, फीमेल के लिए जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो जब वो हार्मोन सडनली डिक्लाइन करता है, फीमेल में उस तरह की चेंजेस आती हैं जो उस हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। दुनिया के कोई भी फीमेल सुपर वीमेन नहीं है। क्या मुझे कहें जी उसका एजिंग प्रोसेस तो शुरू हो गया लेकिन उसमें हार्मोन डिक्लाइन नहीं किया। आज तक दुनिया में कोई एक भी ऐसी वुमेन रिपोर्ट नहीं है जिसका विद द पैसेज ऑफ टाइम या एज के साथ एस्ट्रोजन डिक्लाइन ना करे।
ठीक है। जब एस्ट्रोजन डिक्लाइन करता है जी। उस एस्ट्रोजन की वजह से फीमेल में चेंजेस आ रही होती है, जो कि चिड़चिड़ापन, रात नींद का कम आना, पेशेंट को हॉट फ्लैशेस का फील होना, पेशेंट लाइक सडनली फील करेगी कि मुझे स्वेटिंग है, पेशेंट का कंपैरेटिवली मूड की फ्लक्चुएशंस हो जाना, अनप्रिडिक्टेबल एटीट्यूड कि सडनली गुस्सा जल्दी आ जाना, ठीक। इसके अलावा थोड़ा सा पेशेंट को साइकोसेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। कंपैरेटिवली फीमेल जो है ना वो सेक्सुअल एक्टिविटी को उस तरह लाइक नहीं करती, सही। उसकी भी और थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी कंपैरेटिवली ये भी फीलिंग आना शुरू हो जाती है कि पेन फील करती हैं वो ड्यूरिंग द क्वाइटल एक्टिविटी। तो ये सारा प्रोसेस है एक्चुअली जो कि सडनली हेयर लॉस शुरू हो जाता है फीमेल्स में मेनोपॉज के साथ, बाल का कम होना, जो नेल्स हैं उनकी क्वालिटी का कम हो जाना। कहने को ये प्रॉब्लम मल्टीपल और छोटे छोटे, लेकिन जब इन सारे प्रॉब्लम्स को हम एक जगह इकट्ठे करते हैं फीमेल के लिए ये बड़े बॉदरसम हो जाते हैं, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट हो रही है फ्रॉम हेड टू टो। ठीक है। इसलिए फीमेल का रिकॉग्नाइज करना बड़ा जरूरी है कि उसे खुद पता हो कि जी ये प्रॉब्लम्स हैं और मैं मेनोपॉज में जा रही हूं। डॉक्टर साहिबा, जैसे आपने इतने ज्यादा सिम्टम्स बता दिए जिसमें गुस्सा ज्यादा आना शुरू हो जाता है या आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और बहुत सी और भी चीजें आपने जिसका जिक्र किया, डॉक्टर साहिबा हमारे यहाँ कितनी खवातीन को इसकी अवेयरनेस है और कितनी खवातीन आपके पास आती हैं जिनको ये प्रॉब्लम हो रही होती है और उनको सिम्टम से अंदाजा हो चुका होता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और हमें गायनाकोलॉजिस्ट के पास ही जाना चाहिए? इवन अभी तो आपकी वसातत से ये मैं कहूंगी कि मेनोपॉज आमतौर पे 51 ईयर एज में है, लेकिन डाइटरी चेंजेस की वजह से उसे हम कहते हैं प्री मैच्योर मेनोपॉज कि फीमेल्स में अर्ली भी रिपोर्टेड है। अच्छा, अर्ली भी हो जाता है? अर्ली भी, मतलब एक मेडिकल स्टूडेंट थी, उनका 2-3 मेरे पास पेशेंट ऐसे थे जिनका इवन 28 ईयर ऑफ एज पे डेवलप हो गया, उसे कहते हैं प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर। वो कुछ में 40 ईयर पे हो जाता है, उसे कहते हैं प्री मैच्योर मेनोपॉज। इन चीजों का इंसिडेंस 3-4% है, लेकिन जो बाकी मैंने बात की वो तो ज़ाहिर है 100% इन द पॉपुलेशन है। तो फीमेल को एक्चुअली सबसे पहले ये है कि रिकॉग्नाइज करना, ठीक। उसके बाद रिकॉग्निशन के बाद स्टेप 2 है कि जी आपने क्या करना है। स्टेप 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने अपनी डाइट को चेंज करना है, आपने सप्लीमेंट्स लेने हैं, आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है। इवन हम कहते हैं डेली एक्टिविटी, डेली एक्सरसाइज जो है वो कुछ एंडोजिनस ऐसे हार्मोन्स को रिलीज करती है जो कि कंपनसेटरी मैकेनिज्म के तौर पे एक्ट करते हैं। तो थोड़ी सी अपनी फिजिकल एक्टिविटी को इनहेंस कर देना है, वेट गेन नहीं करना। आपकी बोन्स ऑलरेडी एक वीकनेस के प्रोसेस से गुजर रही होंगी, अगर उनको आपका बॉडी मास इंडेक्स या BMI इंक्रीज होगा तो आपके बोन्स के लिए एक सेपरेट बर्डन है। इसलिए आपने अपने वजन को बेहतर करना है, आपने कैल्शियम इनटेक इनहेंस करना है, आपने अपनी डाइट को कंट्रोल करना है, नेचुरल डाइट्स पे ज्यादा रहना है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज्यादा लेने हैं। एट द सेम टाइम हम इसे कहते हैं HRT, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, जो कि HRT की शक्ल में भी है और नॉन हार्मोनल भी है। जिन पेशेंट को, जो पेशेंट हार्मोनल थेरेपी के कैंडिडेट नहीं होते, सबसे पहले अगर किसी को सीवियर सिम्टम्स हैं, उसको हाइपरटेंशन नहीं है, डायबिटीज नहीं है, कोई फैमिली हिस्ट्री कैंसर की नहीं है, देन शी इज द कैंडिडेट ऑफ हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। उसको लेने से डरना नहीं चाहिए। वो लो डोज थेरेपी होती है, फॉर द टाइम बीइंग वो आपके सिम्टम्स को बेहतर कर देगी। उसके अलावा कुछ ऐसी ड्रग्स भी हैं जो कि एक्ट करती हैं लाइक हार्मोन्स, जिसमें सोया आ जाते हैं, मुख्तलिफ उनके सोर्सेज आ जाते हैं। एट द सेम टाइम चंद एक ड्रग्स हैं जो उन्हीं रिसेप्टर्स पे एक्ट करती हैं जिस पे जाके एस्ट्रोजन ने एक्ट करना है। हालांकि वो डायरेक्ट एस्ट्रोजन नहीं है, इसलिए उनका डायरेक्ट एस्ट्रोजन वाले साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। जो मैंने कहा कि जो डिजीज, जिन फीमेल में कोई मेडिकल डिसऑर्डर्स है उनमें आमतौर पे हम एस्ट्रोजन अवॉइड करते हैं, लेकिन अगर कोई मेडिकल डिसऑर्डर्स नहीं है तो पेशेंट की वेल बीइंग के लिए उसे हम कहते हैं हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसमें लो डोज एस्ट्रोजन फीमेल को दिया जाता है ताकि उनके ये सारी सिम्टम्स जो है उनको कंट्रोल किया। ठीक है डॉक्टर साहिबा, जैसे आपने जिक्र किया ये प्री मैच्योर भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि 51 हो, उससे पहले भी हो सकता है। डॉक्टर साहिबा, हमारे यहाँ अवेयरनेस फैलाने के लिए, इस तरह की चीजों को खवातीन तक पहुंचाने के लिए क्या तरीकाकार अपनाया जाए? मतलब ये कितने % खवातीन को पता होगा कि ये जो प्रॉब्लम्स है, ये जो सिम्टम्स है, या उनकी थोड़ी चेंजिंग आ रही है बॉडी में, या उनको थोड़ा ज्यादा गुस्सा आ रहा है, वो देख रही है कि उनके एटीट्यूड जो है वो चेंज हो रहे हैं, तो किस तरह से उन्हें पता चलेगा? मतलब हम प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है, कुछ लोगों तक पहुंच जाएगा, लेकिन किस तरीके से ये बताया जाए? अदरवाइज तो पहली बात तो ये है कि किसी भी चीज की मीडिया कवरेज तो इंपॉर्टेंट चीज है कि आप मीडिया के जरिए पेशेंट्स को अवेयर करो ताकि उनको अपनी सेल्फ अवेयरनेस बड़ी ही जरूरी है। पाकिस्तान में बेशुमार डिजीज ऐसी हैं कि जो कि एडवांस स्टेज में या पेशेंट बुरी हालत में चले जाते हैं सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस ना होने की वजह से। मेनोपॉज है लाइक कि जिसमें पेशेंट को पता ही नहीं है और वो परेशान हो जाते हैं, घर वाले समझते हैं शायद इसको एटीट्यूड प्रॉब्लम है, वो साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जा रहे होते हैं, वो कहते हैं इसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम शुरू हो गए। इवन बाद में यही चीज़ अल्जाइमर में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे पेशेंट को और ज्यादा साइकोलॉजिकल इशूज हो जाते हैं, पेशेंट को साइकियाट्रिक पेशेंट करार दे दिया जाता है। एट द सेम टाइम जैसे इवन ब्रेस्ट कैंसर है, वो इनिशियली अगर आप सिर्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करो तो पिक हो जाता है, जो कि उसकी भी अवेयर
अवेयरनेस नहीं है, बेशुमार एनीमिया लाइक उसकी चंद एक सिम्टम्स होती हैं, फीमेल को खुद ही अवेयर कर दिया जाए तो सेल्फ ट्रीटेड डिजीज है। तो ये सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनको पेशेंट को अगर खुद अवेयर है तो इनको अर्ली पिक किया जा सकता है और अर्ली ट्रीट किया जा सकता है। एक तो मीडिया आपको पता ही है, दूसरा एट द सेम टाइम मुख्तलिफ कैंप्स हैं कि जो किए जा सकते हैं ऐसे एरियाज में पर्टिकुलरली जहाँ अवेयरनेस कम है, सिंपोजियम लाइक आप अरेंज कर सकते हैं इन आमतौर पे जनरल पॉपुलेशन के लिए, बजाय इसके आमतौर पे जितने सिंपोजियम या कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वो खुद डॉक्टर्स के लिए होती हैं जो कि ऑलरेडी अवेयर्ड है। आप एज अ गवर्नमेंट पॉलिसी आप जो लोकल कम्युनिटी में जो लोकल डॉक्टर्स आपके DHQ में बैठे हैं, BHU में बेसिक हेल्थ यूनिट्स में, DHQs में बैठे हैं, वहाँ इन चीज़ों की अवेयरनेस की ज़्यादा ज़रूरत है। वो फीमेल्स आम है, उनका कोई ऐसा वो नहीं है कि एजुकेशन कम है पाकिस्तान में, उनको अवेयरनेस नहीं होती। वहाँ जो डॉक्टर्स बैठे हैं उनके लिए आप पब्लिक सेक्टर पे अरेंज कर सकते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के तहत उनके लिए आप ऐसे प्रोग्राम अरेंज कर सकते हैं जिससे 1 वीक उस एरिया की औरतें जो उस बेसिक हेल्थ यूनिट में आए और उनको अवेयरनेस दी जाए इन सारी डिजीजेस के बारे में। क्योंकि डॉक्टर साहिबा इन चीजों को ना इग्नोर कर दिया जाता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर आपको सिम्टम्स पता हो रहे हैं, पता चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप डॉक्टर पे नहीं जा रहे या कोई थेरेपी नहीं ले रहे या अपने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करे, तो क्या ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है? बहुत ज्यादा नुकसानदेह इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप विटामिन डी, कैल्शियम, हार्मोनल थेरेपी जो आपको ज़रूरत है, अदरवाइज आपकी फैमिली के साथ रिलेशंस भी आपके एटीट्यूड प्रॉब्लम्स की वजह से वो भी ज़ाहिर प्रॉब्लम में जाते हैं। आप डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स का शिकार होना शुरू हो जाते हो, आप हेल्थ इश्यूज़ का शिकार होना शुरू हो जाते हो, जबकि आपको बात समझ ही नहीं आ रही होती। बेशुमार डिजीजेज ऐसी हैं कि जिनकी ट्रीटमेंट कोई लंबी चौड़ी नहीं, कि आप थोड़ा सा ट्रीट करते हो और पेशेंट की लाइफस्टाइल नॉर्मल हो जाती है। लेकिन अगर उन्हीं चीजों को ट्रीट ना किया जाए तो इतना बॉदरसम है कि जाहिर है वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इस तरह डिस्टर्ब करते हैं कि आप स्कैटर्ड हो जाते हो। आजकल फीमेल वर्किंग है ज्यादा, इवन जो औरतें नहीं भी एजुकेटेड उनको घरों में काम करना पड़ता है, वो अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती हैं खेती बाड़ी में, मुख्तलिफ कामों में। उन सारों के लिए ये सिर्फ ये नहीं कि किसी एक डॉक्टर या किसी एक प्रोफेशनल के लिए ये सारी सिम्टम्स बॉदरसम है। जैसे आप वर्किंग है, ये सिर्फ वर्किंग औरतें तो वो भी हैं जो नहीं पढ़ी लिखी, वो अपने लेवल पे काम कर रही होती है, हमारे घरों में आके औरतें काम करती हैं, उनको ये सारों को सिम्टम्स होते हैं। इसमें से अवेयरनेस एक आम औरत तक इसकी अवेयरनेस का पहुंचना और उसको ट्रीट होना बड़ा जरूरी। इस तरह आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ आपके वर्क को इफेक्ट करती है। आप उस तरह अपने वर्क में इंडल्ज नहीं होंगे। मैनी टाइम्स फीमेल फेड अप होकर अपनी जॉब उनको छोड़नी पड़ जाती है, बिल्कुल इतनी ज्यादा इरिटेबिलिटी आती है। फीमेल्स मेनोपॉजल सिम्टम्स के साथ ऐसी आती हैं जो बिल्कुल ट्रबलसम हो जाती है, पेशेंट के लिए इनटॉलरेबल हो जाती है। इसलिए सारी डिजीज तो एक्चुअली ये नहीं है, लेकिन इस सारे प्रॉब्लम्स को अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये डिजीज बन जाएगी, अगर इसको ट्रीट ना किया जाए वक्त के साथ साथ। और इस पे बाकायदा तौर पे डिजीज है डॉक्टर साहब, इस पे बाकायदा तौर पे हमसाया मुल्क में एक नेटफ्लिक्स पे उन्होंने एक सीरीज बनाई थी जिसमें एक खातून बैंक की CEO है, उसके साथ ये प्रॉब्लम होती है, वो सारे सिम्टम्स देख रही होती है। उन्होंने अवेयरनेस फैलाने के लिए कि खवातीन को इस एज में जाके ये प्रॉब्लम आ सकती है तो उसको ट्रीट करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहिबा थोड़ा बात कर लेते हैं पोस्ट डिलीवरी के हवाले से। डिलीवरी के बाद खुशी खुशी बच्चे को लेकर घर चले जाते हैं और सब लोग बड़ा खुश होते हैं। जो लड़की होती है वो थोड़ी सी इग्नोर हो जाती है, जाहिर है बच्चे नया बच्चा होता है, स्पेशली फर्स्ट डिलीवरी या फर्स्ट बेबी हो। उसके बाद पोस्ट डिप्रेशन क्या वाकई होता है डिलीवरी के बाद, और खवातीन क्या ज़हनी तौर पे वाकई दबाव में आ जाती हैं? पोस्टमार्टम डिप्रेशन एक बिग इशू है जिसे कि इवन फैमिली रिकॉग्नाइज ही नहीं करती। आमतौर पे मैं सिजेरियन सेक्शन करूँ तो अच्छे हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं, जो कि जहाँ आमतौर पे एजुकेटेड क्लास आती है लाहौर में, तो वहाँ जब आप बाहर निकलते हो तो आप कहते हो जी पेशेंट का सिजेरियन सेक्शन हुआ तो उनको काउंसल किया जाए कि जी खैर खैरियत का हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या आपके जो कोई डोनर्स आए हुए हैं उनको प्लीज़ आप वापस भेज दें, ब्लड की जरूरत नहीं है। जब आप काउंसल करने के लिए बाहर निकलते हो तो आपको पता चलता है जी फैमिली इज नॉट देयर, इवन हस्बैंड इज नॉट देयर आफ्टर सर्जरी to ask whether the cesarean section was smooth, was there any problem in the surgery। उसकी रीज़न क्या होती है कि जी वहाँ कोई मौजूद क्यों नहीं है। जब आप बाहर आए और आप अटेंडेंट को कहते हो जी बुलाए उनको काउंसल किया जाए सर्जरी के बारे में, वो इस वजह से अवेलेबल नहीं होता है कि वो सारे बच्चे के साथ नर्सरी जा चुके होते हैं। फीमेल इज अलोन एट दैट टाइम। उसके बाद पेशेंट ICU में शिफ्ट हो जाता है, वहाँ क्रिटिकल केयर में उसको काफ़ी देर तक फीमेल को कोई अपना ऐसा सपोर्टिव बंदा ही नहीं नजर आ रहा होता। ठीक, तो फीमेल में पोस्टमार्टम डिप्रेशन भी किसी हद तक फिजियोलॉजिकल जरूर है, मगर पोस्टमार्टम डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है कि इसको डेवलप होने से भी बचाया जा सकता है और इसकी अर्ली रिकॉग्निशन बड़ी ज़रूरी है। पोस्टमार्टम को अगर हम ये कहें कि प्राइमरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है उसके बाद ये ज़्यादा कॉमन, उसके बाद ज़्यादा कॉमन की रीज़न आमतौर पे ये होती है कि वो बॉडी में फर्स्ट टाइम चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, फीमेल के लिए फिटस एक्चुअली जो बेबी है वो एक फॉरेन बॉडी है,
वो अपनी एडॉप्टेशन उसके साथ फीमेल कर रही है। उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है तो सडन विड्रॉल होता है हार्मोन्स का, उसकी वजह से चेंजेस आती हैं। जो सपोर्टिव थेरेपी है पूरी दुनिया में इसको नंबर 1 ट्रीटमेंट कंसीडर किया जाता है कि आप फीमेल को सपोर्ट दें इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी। उसको आप उल्टा ये फैमिली ये कंसीडर करती है कि ये खुश नहीं है बच्चे के पैदा होने पे, ठीक, वो एक अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाते हैं, बजाय इसके कि जी ये एक तकलीफ का शिकार है, वो रिकॉग्नाइज ही नहीं होता। फीमेल में आमतौर पे इसमें टीयरिंग है, फीमेल स्टार्टेड टू वीप, फीमेल रोती हैं बार बार, तो वो ये समझते हैं 40 दिन होते हैं उसमें तो बहुत ज्यादा इमोशनली वो इतनी कमजोर इमोशनली अनस्टेबल होती हैं, फिजिकली अनस्टेबल है। अच्छा। लेकिन फिजिकल अनस्टेबिलिटी के साथ साथ मेंटल और इमोशनल अनस्टेबिलिटी है फीमेल्स में। उस अनस्टेबिलिटी के पीरियड में फीमेल को सपोर्ट करना बड़ा जरूरी है, लेकिन अदरवाइज वरना पेशेंट कैन गो इनटू साइकोसिस, मेजर साइकियाट्रिक इलनेसेस, इवन सुइसाइडल अटेम्प्ट्स तक रिपोर्टेड है पोस्टमार्टम पीरियड में। तो इस वजह से इसका एक स्पेक्ट्रम ऑफ इलनेस है, लाइक उसे हम कहते हैं जी मैटरनिटी ब्लूज। अगर थोड़ा प्रॉब्लम है तो उन्हें ब्लूज कहा जाता है, जो कि नियरली 90% फीमेल को एनकाउंटर होंगे मैटरनिटी ब्लूज कि जिसमें फीमेल कंपैरेटिवली जितना कंसीडर कर रही थी कि मेरा बेबी जितनी एक्साइटेड थी वो उससे पहले जब बच्चा पैदा होता तो इस तरह एक्साइटमेंट नहीं शो करती, क्योंकि वो खुद एक ट्रॉमा में से गुजर रही है, वो चाहे लेबर का है, वो सिजेरियन सेक्शन का है, उसके बाद थोड़ी बॉडी में ऐसी चेंजेस आ रही हैं जिनके साथ उसने कोप करना है। इस सारे प्रोसेस में फीमेल कंपैरेटिवली एग्जॉस्ट भी हो जाती हैं, उसके बाद साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में से भी गुजरती हैं और मरीज बात पर रोता है। मरीज से बात करें, वो सारी फैमिली ये कंसीडर करती है कि बच्चा पैदा होने पे ये औरत खुश नहीं, शी इज नॉट हैप्पी। वो ये समझता है शायद इसको बेबी को संभालना पड़ना है, शायद इसको बच्चे के साथ जागना पड़ रहा है रात को, इस वजह से वो इस तरह बिहेव कर रही है। इन सारी बातों का कोई लेना देना नहीं है इस बात से, बिल्कुल भी नहीं। ना बच्चे के साथ जागने का, ना बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराने का, ना बच्चे को संभालने का, इन सारी चीजों का कोई लेना देना नहीं। हम कहते हैं अगर पेशेंट पोस्टमार्टम डिप्रेशन में है और उसको अगर ट्रीट ना किया जाए तो फीमेल कैन गो इनटू पोस्टमार्टम साइकोसिस। उसके बाद हम ये कहते हैं कि बच्चा माँ को दो ही ना, क्योंकि उस वक्त उस मेंटल स्टेट में वो होगी कि उसको समझ ही नहीं है कि मैंने बच्चे को कैसे ट्रीट करना। She loves the baby, of course, जो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो है, लेकिन वो एक डिजीज प्रोसेस में चली जाती है। इसलिए पोस्टमार्टम डिप्रेशन को अर्ली रिकॉग्नाइज किया जाए और उसमें सपोर्टिव थेरेपी सबसे ऊपर है कि फीमेल को सपोर्ट किया जाए, उसे अकेला ना छोड़ा जाए, उसे एक्टिविटीज में इंडल्ज रखा जाए। ये मत समझा जाए कि जी बच्चा पैदा हो गया तो कोई नहीं, ये इसको संभाल रही है, पहले बहुत ज्यादा केयर कर रहे होते हैं ना उसकी, एकदम से केयर भी खत्म कर देते हैं। पाकिस्तान में गाँव में ऐसे भी होता है, वो कहते हैं जी नहीं बच्चा पैदा हुआ तो इस हालत में जी पहले 6 वीक्स तो फीमेल ने किसी से नहीं मिलना। हाँ, ये कंसीडर किया जाता है प्रॉपरली कि जी पहले 6 हफ्ते फीमेल को किसी से नहीं मिलना, ना इसके पास कोई आए, ना ये अपने पेरेंट्स के पास जाएगी कि नहीं जी इसकी अभी कंडीशन नहीं है ऐसी। ऐसा मत करें प्लीज, आप फीमेल को ज्यादा सपोर्ट करें, उसको बिजी रखें, उसके लिए एक्टिविटीज जनरेट करें, उसके बेबी को संभालने के लिए साथ हस्बैंड को चाहिए कि उसको सपोर्ट दे। पूरी दुनिया में मैटरनिटी लीव्स इस सारे प्रोसेस की वजह से पहले मैटरनिटी लीव सिर्फ फीमेल की थी, लेकिन पोस्टमार्टम डिप्रेशन को देखते हुए मेल को भी मैटरनिटी लीव्स पूरी दुनिया में अनाउंस कर दी गई। इवन पाकिस्तान में भी प्रोसेस चल रहा है जिसमें मेल पार्टनर को भी मैटरनिटी लीव दी जाएगी ताकि फीमेल इस डिप्रेशन का शिकार ना, उसको कंपेनियनशिप मिले, उसको एक फीलिंग ऑफ सपोर्ट आए। हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब, मेरे करीबी ही मेरी दोस्त, मेरी कजन है, जब उसका फर्स्ट बेबी हुआ तो वो बहुत रोया करती थी ना अचानक ही, और फिर उसको लगना शुरू हो गया कि उसका दिल नहीं करता था बच्चे को उठाने को, क्योंकि सब मसरूफ होते थे बच्चे के साथ, बच्चे को ये दे दो, दूध दे दो, वो रो रहा है उसको फीडर दे दो। तो उसके बाद कहती भी सबको लगना शुरू हो गया कि शायद मुझे मेरे बच्चे से प्यार नहीं है ना, और कहती मुझे भी फील होना शुरू हो गया कि वाकई मुझे इससे प्यार नहीं है क्या, मतलब वो बहुत ज्यादा इस प्रोसेस से गुजरी है। आमतौर पर आम बात है, ये बेशुमार औरतें जो सुन रही होंगी उनको रिट्रोग्रेड जैसे बैकग्राउंड में ये फीलिंग है कि हमारे साथ ऐसा हो चुका है, हाँ, जो कि रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। हाँ, ये आमतौर पर नियरली तकरीबन 90% फीमेल इस प्रोसेस में से 10% होती है जो स्पेयर होती हैं, जिनको बिल्कुल पोस्टमार्टम डिप्रेशन नहीं होता, लेकिन वो कम है, उनकी तादाद ही कम। इसलिए फीमेल की सपोर्टिव थेरेपी बड़ी जरूरी है, बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, लेप्रोस्कोपिक आपने इंट्रोड्यूस करवाई, अब रिबोटिक सर्जन भी आप बन चुकी है माशाल्लाह से, उसको भी इंट्रोड्यूस करवा रही है, अभी एक विजिट भी करके आई, इस हवाले से बताइएगा जरा। पाकिस्तान में एक्चुअली ये है कि सारी दुनिया जाहिर है तरक्की कर रही है, आगे की तरफ जा रही है। तरक्की का पर्पस ये नहीं होता, तरक्की का पर्पस है टू बेनिफिट
द ह्यूमन बीइंग्स कि जो लोग इंसानों हैं को आपके फायदा जो हो रहा है। पॉपुलेशन है उसको अप टू डेट ट्रीटमेंट मिले, जिसके अप टू डेट रिजल्ट है, जो कंपैरेटिवली बेटर है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल ट्रीटमेंट, कि जो आप रूटीन में दे रहे हो उसके रिजल्ट बहुत बेहतर है। तो पहले गायनी में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, शुक्र है अल्लाह का, सारे जैसे बेसिक हॉस्पिटल्स में स्टार्ट की, पब्लिक सेक्टर में तो नहीं मैं कर सकी। उसके मल्टीपल रीजंस हैं कि जी। पब्लिक सेक्टर में थोड़ा मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स होते हैं, फाइनेंस के, उसके बाद सिलेक्शन के मुख्तलिफ इशूज है। लेकिन बहरहाल प्राइवेट सेक्टर में लेप्रोस्कोपिक की, गायनी की लेप्रोस्कोपिक सर्जरी स्टार्ट की गई, जिससे फीमेल को बड़ा बेनिफिट था, खासतौर पर अनमैरिड लड़कियों को जिनकी सिस्ट हो जाती है, बेशुमार औरतें जिनकी जो कंसीव नहीं करती, उनकी ट्यूब्स में प्रॉब्लम आ जाती हैं, इसके अलावा उनको रसोलियाँ हो जाती है, जिनके लिए अगर ओपन सर्जरी की जाए तो वो प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व नहीं होता, उल्टा एक कैस्केड स्टार्ट हो जाता है। फीमेल को आईवीएफ पे जाना पड़ता है, नेचुरल कंसेप्शन खत्म हो जाती है ओपन सर्जरी के साथ। तो उसके बाद गायनी में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी स्टार्ट की, जो कि बेशुमार लोगों को सिखाई भी सारा कुछ, और अभी इंशाल्लाह रोबोटिक सर्जरी की तरफ जा रहे हैं, जो कि कंपैरेटिवली बेटर कंसीडर की जाती है, क्योंकि उसमें बॉडी के जो प्लेन्स होते हैं, जो टिश्यू होता है, वो कंपैरेटिवली ज्यादा मैग्नीफाइड और क्लियर नजर आता है। वो एक एडवांस, उसमें आप वो आमतौर पर रोबोटिक सर्जरी को ये कंसीडर किया जाता है कि जी सर्जन कुछ नहीं करेगा और रोबोट करेगा। हाँ जी। ये वाली सिचुएशन नहीं है। रोबोटिक सर्जरी डॉक्टर साहब, नाम से लग भी रहा था ना, नाम से लग भी रहा था। जाहिर है डॉक्टर हजरात जो मेडिकल के लोग हैं उनको तो समझ आ गई। रोबोटिक सर्जरी इज टू बी डन बाय द सर्जन, बट कंपैरेटिवली टू मैग्नीफाई द टिश्यू, टू मैग्नीफाई द प्लेन्स फॉर बेटर विजुअलाइजेशन। और ये भी मिनिमली इन्वेसिव होती है, जैसे आपको कट नहीं, बिल्कुल जैसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, लेकिन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की समझ लें कि ये एडवांस फॉर्म है। पाकिस्तान में अभी स्टार्ट नहीं हुई, तो गायनी, जनरल सर्जरी, इन सारे उसमें इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे। टिल अप्रैल जो है ये स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, इंशाल्लाह जी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। बहुत बहुत बेस्ट विशेस डॉक्टर साहिबा। Thank हमेशा you, आप thank you. पाकिस्तान के लिए मेडिकल डिपार्टमेंट में बहुत ही जबरदस्त काम करिए। उनकी कोशिश होती है जो दूसरे ममालिक में चीजें हो रही हैं वो पाकिस्तान में होना शुरू हो जाए। अल्लाह करे पब्लिक, बहुत जरूरी भी, और पब्लिक सेक्टर में भी जो प्रॉब्लम्स डॉक्टर साहिबा बता रही है, अल्लाह करे वो हल हो जाए, और ये तमाम चीजें जो है, जितनी भी सर्जरीज है, हाँ जी, सबको बेनिफिट हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, वक्त हुए छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।